हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत का यूनिट 4 है जो मैं आज कवर कर दूंगी, जिसमें जनसंचार के बारे में बताना है, प्रशासनिक अनुवाद के बारे में बताना है, तीसरा बैंक अनुवाद के बारे में बताना है और चौथा विधि अनुवाद के बारे में बताना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में लिखने में आपको आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इससे पहले मैंने 3 यूनिट्स बताए थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए हैं, तो मैंने उसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई परेशानी ना आए। बाकी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके लिए पूरा कवर कर दूँगी। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसमें, तो इसलिए अब है 4th यूनिट जो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसमें पहला टॉपिक यही है कि जनसंचार के बारे में बताना है कि जनसंचार का अर्थ क्या है, जनसंचार किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। जनसंचार का पूरा इसमें एक्सप्लेन करना है। और जनसंचार मतलब कि अनुवाद में क्या, अनुवाद की क्या इंपॉर्टेंस है जनसंचार में, ये भी इसमें पूरा कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जनसंचार का अर्थ। पहले जनसंचार का अर्थ जान लेते हैं कि क्या होता है। जनसंचार में संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब एज इट इज़, मतलब कि कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद कहा जाता है संचार को। और यह शब्द निकला है लैटिन भाषा से, जो कम्युनिस से लिया गया है, और जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू ट्रांजिट। इसका मतलब कि सामान्यकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व संप्रेक्षण। संप्रेक्षण मतलब कि किसी को, जैसे कि मुफ्त सूचना हो गई जैसे कि, वैसे ही संप्रेक्षण होता है कि एक जगह एक इंसान से दूसरे इंसान को बात पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन का मतलब भी मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बात को पहुंचाना, चाहे वो चिन्ह के द्वारा हो या किसी ऐसा साइन वगैरह उनको दिया जाए, या अपनी बात जो होती है वो बताकर। इसे जनसंचार कहते हैं। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, अथवा किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्ह, संकेत या प्रतीकों के संप्रेषण से, मतलब कि जो चिन्ह वगैरह जो साइन होते हैं, कोई संकेत बता के या कोई ऐसा प्रतीक है उसका, तो उसके संप्रेषण से सूचना या जानकारी, ज्ञान, मनोभाव का आदान प्रदान करना संचार है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर कोई बात पहुंचानी है तो वो संचार कहलाता है, उसका आदान प्रदान करना। जैसे कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, जो हम डायलॉग्स वगैरह बोलकर हम उसे यूज़ करते हैं। कुछ संचार विशेषज्ञों का कहना है कि संचार अर्थ का संप्रेषण है, सामाजिक मान्यताओं का संचारण या अनुभव का बांटना। मतलब कि जो संचार विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, कम्युनिकिस्ट जिसे बोला जाता है, उसका कहना ये है कि संचार है वो अर्थ का संप्रेषण है और सामाजिक मान्यताओं का भी, मतलब सामाजिक मान्यताओं को चलाने वाला भी है, या इसको अनुभव का बांटना भी है। अनुभव का बांटना मतलब कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको भी बांटना, दूसरों से शेयर करना। तो संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है। ये संबंध जोड़ने का एक बड़ा हथियार है। मतलब कि संचार एक गतिशील प्रक्रिया है, गति प्रदान करता है, और ये संबंधों पर आधारित है, जो एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन है उसको जोड़ने में भी मदद करता है। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से, और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना संचार का काम है। संचार का काम क्या है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से, मतलब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक देश को दूसरे देश से जोड़ना ही संचार का काम है। अतः संचार सामाजिक पारंपरिक क्रिया की प्रक्रिया है। संचार का सामान्य अर्थ यह है कि लोगों को आपस में विचार, आचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर करते हैं, तो उसी का ही मतलब संचार है। इस प्रकार कहा जा सकता है संचार ही विकास है, संचार ही डेवलपमेंट है, जो कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट।
तो संचार एक प्रकार से देखा जाए तो संचार का काम ही यही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी फीलिंग्स वगैरह को शेयर करना, अपने विचार जो है, हमारी जो दृष्टिकोण है उसको भी व्यक्त करना संचार कहलाता है। और सूचना, विचारों और अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करने की कला का नाम संचार है। संप्रेषित मतलब कि किसी के साथ कम्युनिकेट करना, उसी की कला को संचार कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो अपनी अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति मतलब कि जो हमारी मेंटालिटी है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचार हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की को से मतलब उन व्यक्तियों तक बात को पहुंचाना ही संचार है। जो पत्रकार और जनसंपर्क कर्मी इस संचार कला को नहीं जानते, वे कितने भी सशक्त जनसंचार माध्यम से क्यों न जुड़े हों, उन्हें सफल नहीं कहा जा सकता। मतलब कि जितने भी पत्रकार का काम क्या होता है कि एक ही बारी में मतलब बहुत सारे लोगों तक सूचनाएं वगैरह, जो जानकारी वगैरह होती है वो पहुंचाना, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे वो रेडियो के ज़रिए हो, चाहे वो किसी ऐसे माइक के लगा के अनाउंसमेंट करने के ज़रिए हो, वो इन सब का काम होता है। और जितने भी पत्रकार हैं उनका मतलब ये है कि वो जब तक अपने काम में सफल नहीं हो सकते, जब तक ये जनसंचार की जो कला है इसको नहीं जान लेते। इस प्रकार जनसंचार से अभिप्राय एक बड़े मिश्रित जनसमूह को एक साथ संदेश पहुंचाना है। मतलब कि जनसंचार से अभिप्राय ये कहा गया है कि जो एक बड़ा मिश्रित जनसमूह है उनको एक साथ संदेश पहुंचाना है। मतलब कि टीवी के जरिए ऐसा होता है कि एक इंसान कोई बोल रहा होता है, वो सब तक जानकारी पहुंच जाती है, तो इसका काम ही यही है। अतः जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है जो यंत्र चालित है और संदेश को दोगुना तिगुना कर दूर दूर तक भेजता है। जनसंचार का काम ही यही है। यंत्र चालित है, यंत्र चालित मतलब यंत्रों के द्वारा चला जाना, यंत्रों का यूज़ करना। यंत्र मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि अनाउंसमेंट करने के लिए हम माइक वगैरह का यूज़ करते हैं, वो ऐसा है, यंत्र चालित है। यंत्रों के द्वारा चलाया जाना यंत्र चालित है और संदेश को दो गुना तिगुना करके वो दूर दूर तक जो विचार है, अपनी जो सूचनाएं वगैरह हैं उनको दूर दूर तक पहुंचाना। अब जनसंचार की परिभाषा देख लेते हैं। जनसंचार की परिभाषा क्या होती है? ये बहुत हार्ड लैंग्वेज लग रही है तो ये मत लिखना। डेविड ह्यूम। जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार का अर्थ मतलब ये बताया है डेविड ह्यूम ने। जो डिफिकल्ट लगे उसे छोड़ देना, जो इजी लगे उसको लिख सकते हैं। जनसंचार ही बताता है कि राज सत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो। जनसंचार के माध्यम से ही यह पता लगता है कि राज्य की जो सत्ता है या शासन की जो व्यवस्था है उसका आधार क्या हो सकता है, उसका बेस क्या हो और सरकार का रूप कैसा हो। स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों को शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो। जनसंचार माध्यम से ही ये पता लग पाता है। मतलब कि कौन सा लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए या स्वेच्छाचारी राजा की सरकार होनी चाहिए। स्वेच्छाचारी राजा का शासन मतलब कि नौकरशाही जिसे बोला जाता है। राजतंत्र जो होता है। और नए ज्ञान के संबंध में अधिकाधिक लोगों को मालूम होना प्रसार है। प्रसार मतलब कि नए ज्ञान के संबंध में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो चीज़ें पता होती हैं, उनके बारे में जो सूचना वगैरह, जो विचार उनको पता होते हैं, सब बातों से जो जागरूक होते हैं। प्रसार फैलने या व्याप्त होने की क्रिया है। संप्रेषण में मतलब कम्युनिकेट में संदेश भेजने का कार्य सम्मिलित है। संदेश भेजने का कार्य इसमें इन्वॉल्व है। संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार या मनोरंजन को व्यापक ढंग से जन सामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया जनसंचार है। जनसंचार का मतलब कि कोई भी सूचना, तथ्य, ज्ञान या विचार उसको सही ढंग से, व्यापक ढंग से मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, व्यापक मतलब ज़्यादा बड़ा ढंग से जन सामान्य तक, जनता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के माध्यम टीवी, रेडियो जो भी होता है वो सब इसमें इन्वॉल्व होता है। आगे मैं बताऊंगी क्या क्या साधन है इसके। समान लक्ष्य की प्राप्ति और पारस्परिक मेल जोल के लिए इसकी परिहार्यता स्वयं सिद्ध है। जनसंचार एक सहज प्रवृत्ति है
संचार ही जीवन है, संचार शून्यता मृत्यु है। आधुनिक जनजीवन और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना जन संचार साधनों द्वारा सुव्यवस्थित है। संचार ही एक तरीके से सहज प्रवृत्ति है और संचार ही एक जीवन है। और आधुनिक जनजीवन में जो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था है उसका ताना बाना ही जन संचार साधनों द्वारा ही सही प्रकार से हो पाता है और वह ही जनता समाज राष्ट्र के सजग प्रहरी है। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का ही माध्यम बताया गया है। ये इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है। वे विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। अब आता है जनसंचार के माध्यम, जैसे मैंने बताया कि रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और किताबों द्वारा व्यक्तियों तक जो सूचनाएं वगैरह हैं उस अपने विचारों को प्रकट करना, ये जनसंचार के साधन थे। अब आती है जनसंचार की प्रकृति क्या है। जनसंचार एक संगठित संचार है। जनसंचार प्रक्रिया में एक संदेश का निर्माण करने वाला एक अकेला लेखक व कलाकार नहीं होता है, बल्कि एक बड़ा संगठन होता है जो कि भारी खर्च व व्यापक श्रम विभाजन से कार्य करता है। मतलब कि जनसंचार प्रक्रिया में ऐसा होता है कि एक संदेश का जो निर्माण है वो सिर्फ अकेला लेखक व कलाकार ही नहीं होता, इसमें बहुत बड़ा संगठन होता है। संगठन मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। संचार में, जनसंचार के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें भारी खर्च और व्यापक श्रम विभाजन से कार्य करता है। मतलब कि भारी खर्च भी इसमें इन्वॉल्व होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में व्यापक तौर पर श्रम का मतलब काम का जो विभाजन भी होता है। और जनसंचार पर जन माध्यमों की जटिलता भी प्रभाव डालती है। जन माध्यमों मतलब जनता के जो माध्यम हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जटिलता, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती जिसे बोलते हैं कि जटिलता, मतलब कि उनके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है जन माध्यमों का। और जनसंचार में एक अकेला व्यक्ति ही स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, क्योंकि यंत्र चालित जो होते हैं वो संचार माध्यम में संदेश सामूहिक प्रयास से संप्रेषित होते हैं। सामूहिक प्रयास द्वारा ही जो एक विचार है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो जनसंचार के जो माध्यम हैं उनमें बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनका एक समूह होता है और सामूहिक प्रयास से संप्रेषित होता है। संप्रेषित मतलब कम्युनिकेशन होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रखा है कि समाचार पत्र में समाचार देने में संपादक भी इन्वॉल्व होता है, सहायक संपादक होता है, एडिटर हो गया, हेल्पर भी हो गया एडिटर का, सह संपादक भी हो गया, उसके अंडर में वर्क करने वाले जो होते हैं, रिपोर्टर हो गया, फोटोग्राफर हो गया और प्रिंटर भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जनसंचार में इन लोगों का भी योगदान होता है। और जन समाचार और समाचार पत्र के पीछे हजारों पेशेवर और टेक्नीशियन सम्मिलित हैं। यही बात रेडियो, टीवी, किताबों तथा फिल्मों पर भी लागू होती है। इस तरह जन माध्यम में बहुत सारे संचारक हो सकते हैं। जनता तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड आता है संदेश की प्रकृति। जनसंचार में संदेश एक बड़े जनसमूह को एक साथ संबोधित करने के लिए होता है। जो जनसंचार में संदेश जो होता है वो बड़े जनसमूह को एक साथ संबोधित करता है और इसीलिए इसकी विषय वस्तु का चयन जो होता है, जो विषय वस्तु है उसको चूज कब करा जाता है, आम प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है, आम जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी कारण संदेश व्यक्तिगत नहीं होता। इसके अलावा जन माध्यमों से जितनी तेजी से संदेश प्रापक तक पहुंचाया जाता है उतनी ही जल्दी इसकी खपत भी होती है। मतलब कि इसके अलावा संदेश जो है जन माध्यमों से जितनी तेजी से, जन माध्यम मतलब जनता तक पहुंचाने के लिए जितने भी साधन हैं जन माध्यम कहलाते हैं और उसमें जितनी तेजी से संदेशों का प्रचार प्रसार होगा, प्रापक मतलब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उतनी ही तेजी से इसकी खपत भी होती है। इसी विशेषता के कारण संदेश अस्थायी है। अस्थायी मतलब कि कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसमें कोई ये नहीं है कि इसी टाइम तक ही हमें संदेश को पहुंचाया जाए, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, वो अस्थायी है। यानी प्रापक संदेश प्राप्त तो कर लेता है पर उसका रिकॉर्ड नहीं रखता। इसी कारण जनसंचार में संदेश कम व्यक्तिगत, कम विशेष, ज़्यादा शीघ्र और ज़्यादा अस्थायी होता है। इसी वजह से जो जनसंचार में जो संदेश है वो व्यक्तिगत भी कम होता है
और कम विशेष मतलब कम स्पेशल भी होता है। और अब आता है थर्ड, प्रापक की प्रकृति देखी गई। प्रापक की प्रकृति मतलब लोगों की जो प्रकृति है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, उनके कारण इसके प्रापक भी अलग अलग होते हैं। जनसंचार में प्रापक में माध्यमों के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, सुनने वाला, देखने वाला और पढ़ने वाला। पढ़ने वाला किताबों के जरिए, देखने वाला टीवी के जरिए और सुनने वाला रेडियो के जरिए। और रही बात प्रापक समरूप न होकर मिश्रित है, यानी वे विभिन्न सामाजिक वर्ग के हैं, उनकी संस्कृति, भाषा, रुचि आदि भिन्न है। इसमें भी ये देखा जाता है कि क्योंकि खास करके भारत में, बाकी का तो बहुत दूर की बात है, भारत में देखा गया है कि विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, विभिन्न संस्कृतियां देखी गई हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग उन जो संचार है उनको अनुवाद करके उसका उन तक पहुंचाया जाता है। इसमें अनुवाद की भी इम्पोर्टेंस है देखा गया है तो। और दूसरा है प्रापक अपेक्षाकृत गुमनाम है। संचारक सामान्यतः विशिष्ट व्यक्ति को जिससे वह संप्रेषण कर रहा है नहीं जानता, हालांकि उसे सामान्य प्रापक की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी होती है। प्रापक की संख्या बहुत बड़ी है। प्रापक मतलब लोग जो इन सब चीज़ों को जानने के लिए जानते हैं, इन लोगों को इन तक जो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए मीडिया के प्रभाव में आता है। जो मीडिया का प्रभाव इन लोगों में बहुत थोड़े समय के लिए होता है। इसी के फलस्वरूप ऐसा होता है कि जो संचारक है वो सदस्यों से पारंपरिक क्रिया नहीं कर सकता, जैसे कि आमने सामने बैठकर इसके ऊपर पारस्परिक कोई क्रिया नहीं की जा सकती। आमने सामने बैठकर इनसे सवाल जवाब नहीं किए जा सकते, इनको सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए जनसंचार के साधनों में जो चीज़ें हैं, टीवी, रेडियो वगैरह, इनके ज़रिए लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। अपनी आदत तथा रुचि के अनुसार ही प्रापक मीडिया की रचनाओं को चुनता है और स्वयं को इसके प्रभाव में लाता है। बाकी रचनाएं छोड़ देता है जो व्यर्थ हो जाती है। इसमें भी ये होता है कि जो प्रापक है, जो देखने वाला, सुनने वाला, जैसे मीडिया के प्रभाव में तब आता है जब वो अपने अकॉर्डिंग देखे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मीडिया की चीज़ों को देखता है और स्वयं को उसके प्रभाव में भी लाता है। बाकी चीज़ें जो उसके इंटरेस्ट में नहीं होती है वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। 5 पॉइंट्स बता दिए, काफ़ी है इतना। फोर्थ है फीडबैक। जनसंचार में फीडबैक की अहम भूमिका है। इसमें फीडबैक धीरे मिलता है या फिर देरी से मिलता है। उदाहरण के लिए टीवी या रेडियो प्रोग्राम में प्रस्तुतकर्ता यह नहीं जान पाता कि प्रापक ने प्रोग्राम को पूरा देखा या फिर आधा ही छोड़ दिया। संपादक अपने समझ के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया नहीं जान पाता। हालांकि कुछ प्रापकों के पत्र उसे मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या प्रापकों की संख्या से बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त जनसंचार में अधिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रापक सर्वे होना आवश्यक है, जिसकी मीडिया कार्यकर्ता अक्सर कर देते हैं। फलस्वरूप फीडबैक के अभाव में जनसंचार मीडिया जो है बहुत प्रभावकारी नहीं हो पाता है। फीडबैक भी प्रभाव डालती है, क्योंकि टीवी के ज़रिए ये लोग नहीं जान पाते हैं कि इनका फीडबैक क्या है, इनके विचार क्या हैं, कि वो उनके जो न्यूज़ के ज़रिए, टीवी के ज़रिए जो न्यूज़ वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें वो देख रहे हैं या नहीं, ये लोग मीडिया को पता ही नहीं होता इस चीज़ के लिए। और समाचार पत्र के बारे में भी उनको नहीं पता लग पाता कि समाचार पत्र वो पढ़ रहे हैं या नहीं, पब्लिकेशन में इन्वॉल्व है या नहीं, पब्लिश हो रही है या नहीं, ये सब भी इसमें देखा जाता है। तो उनके जो फीडबैक वगैरह है, उनकी फीडबैक लेने के लिए भी इन्हें सर्वे करना होता है जगह जगह जाके, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि मीडिया के लिए उनकी क्या दृष्टिकोण है, मीडिया के द्वारा जो जानकारी उनको प्राप्त होती है वो यूज़फुल है या नहीं है। तो उनकी वजह से जो फीडबैक है उसके अभाव में संचार जो है वो मीडिया बहुत ही प्रभावशाली नहीं हो पाती है। फिफ्थ आता है शोर। जनसंचार में शोर की संभावनाएं अधिक होती है, जो माध्यम में ही नहीं जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर प्रविष्टि हो सकती है। उदाहरण के लिए देखा जाए टीवी, रेडियो में वायु वैद्युत शोर, बेकार छपा समाचार पत्र, फिल्म का घिसा पिटा प्रिंट हो गया, पढ़ते समय जो घर या बाहर से शोर आदि का आना, ये सब रुकावटें भी होती हैं जो संदेश प्रदूषित होता है तथा प्रापक तक नहीं पहुंच पाता है। शोर की वजह से जो समाचार पत्र पढ़ने में परेशानी, जो फिल्म का घिसा पिटा जो प्रिंट है उसमें परेशानी, जो ये सब रुकावटें आती हैं ना, तो संदेश जो है प्रदूषित हो जाता है और प्रापक तक ही नहीं पहुंच पाता। यदि संदेश विकृत अवस्था में पहुंच भी जाता है तो प्रापक की समझ में नहीं आता।
अतः सारा संचार प्रयास जो होता है वह विफल हो जाता है। इसमें ये भी कवर कर दिया। अब आता है जनसंचार माध्यम का जो कार्य है या महत्व क्या है देश में या जो दुनिया में जनसंचार का यूज़ किया जाता है, उसके क्या क्या इसका क्या महत्व है, तो ये जान लेते हैं। पहला महत्व तो इसमें यही है कि समाचार तथा सूचना या जानकारी, मतलब कि जन माध्यम का उपयोग जो होता है वो सामयिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रचारित व प्रसारित करने के लिए किया जाता है, जिसका हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्व हो। जो समाचार है, सूचनाएं वगैरह है, वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि वो उन सब चीज़ों से प्रेरित भी हों और जागरूक भी हों। और दूसरा है विश्लेषण तथा प्रतिपादन। मीडिया घटना का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें देता है। जो घटना का मूल्यांकन वगैरह करा जाता है वो परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें देता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, जैसे बोला जाता है। परिप्रेक्ष्य मतलब कि वो उसकी संभावनाएं क्या हैं वो सब देख के जो मीडिया है हमें हम तक पहुंचाती है। शिक्षा, शैक्षणिक क्रिया संपन्न करने के लिए मीडिया का उपयोग भी किया जाता है। जैसे देखा जाए समाजीकरण में सामान्य शिक्षा, क्लासरूम प्रशिक्षण आदि, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। और मीडिया पैतृक समाज के सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़, रूपांतरित और प्रतिस्थापित करने का काम करता है। जो पैतृक समाज है, पितृसत्ता जिसे बोला जाता है, पिता को मतलब कि पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसकी संस्कृति की परंपरा वगैरह जो है उसको प्रतिस्थापित करने का भी कार्य करती है। उसको दोबारा से पुनर्स्थापित जिसे बोलते हैं, दोबारा से स्थापित करने के लिए का भी कार्य करती है। प्रत्यायन तथा जनसंपर्क, मीडिया जन प्रत्यायन और प्रोपेगेंडा के उपकरण की तरह कार्य करता है। सरकार, व्यवसाय, निगम तथा मुक्ति जन माध्यम के द्वारा अपने संबंधों को स्थापित या रूपांतरित करने का भी प्रयत्न करते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है सेल्स और जनसंपर्क। आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग वगैरह भी देखी जाती है मीडिया के थ्रू। मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग में, और वितरण प्रक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है ताकि जो इसकी मार्केटिंग है अच्छी हो, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उनकी जानकारी, उसकी वैल्यू वगैरह और वैल्यू वगैरह भी पता लगे, और ताकि जो लोग हैं इसको खरीदने में भी राजी हों। और मीडिया लोगों का फुर्सत के समय मनोरंजन भी करती है। इन पलायनवादी उपयोग के साथ मीडिया मनोरंजन करते हुए लोगों को सूचना देने, विश्लेषण करने, राजी करने, शिक्षित करने तथा बेचने का काम भी करती है। ये मीडिया का काम है। मनोरंजन वगैरह भी जो मीडिया है वो करती है इसमें। तो मैंने ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया इसमें। और अनुवाद की क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बता दूं कि इसमें अनुवाद की इम्पोर्टेंस ये है जनसंचार में कि जो जनसंचार है भारत में देखा गया विभिन्न जाति, धर्म और धर्मों के आधार पर चीज़ें होती हैं, और जनसंचार जो है वो दूसरों को सूचना प्रदान करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करता है। तो इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए अनुवाद की इम्पोर्टेंस ये है कि अनुवाद हम जो भी सूचनाएं वगैरह हैं उसको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में मीडिया के थ्रू लोगों तक सूचनाएं व्यक्त करना, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आता है प्रशासनिक क्षेत्र में जो हिंदी का उपयोग क्या किया जाता है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है वो जान लेते हैं पहले कि हिंदी का इतिहास क्या है पहले। तो भारतवर्ष के जो शासकीय कामकाज थे तब मुगल शासनकाल से पहले संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का प्रयोग होता था। संस्कृत प्राकृत भाषा थी जिसका उपयोग किया जाता था मुगल शासनकाल से पहले। इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाने लगा। स्थानीय स्तर पर भी देखा जाने लगा जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनका भी प्रयोग किया जाने लगा। और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसे दानपात्र और शिलालेख मिलते हैं जिसमें देवनागरी का प्रयोग किया गया था। दानपात्र जो होता है डोनेशन बॉक्स, और शिलालेख वगैरह जो लिखे जाते हैं उसमें देवनागरी का उपयोग किया जाता था। देवनागरी एक लिपि है जिस लैंग्वेज में लिखा जाता था वहाँ की। जब देश में जब ये लैंग्वेजेस मिलती थी, जहाँ तक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा देवनागरी लिपि के बारे में, वहाँ पे बहुत सारे जो अभिलेख वगैरह मिले थे उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। और उसके बाद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवनागरी के प्रयोग से इस बात का संकेत मिलता है कि उनके शासनकाल में कार्यालयीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता था।
उस टाइम पे जब मोहम्मद गौरी के सिक्के जो थे उनमें देवनागरी का प्रयोग किया जाता था। देवनागरी लिपि के बाद से ही हिंदी का उपयोग में लाया जाने लगा। और उसके बाद अलाउद्दीन तुगलक आदि के अतिरिक्त हैदर अली, टीपू सुल्तान ने भी इसका प्रशासनिक कामकाज मतलब देश के काम के लिए सरकार जो होती है, प्रशासन जो चलाती है, जैसे कि हमने पोल साइंस में भी पढ़ा था लोक प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक कार्यों के बारे में क्या था, तो हिंदी का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाने लगा था। और उसके बाद जब टीपू सुल्तान ने कोचीन के राजा के साथ जो संधि की थी, उसके अनुसार राज परिवार के लोगों की जो हिंदुस्तानी सीखने की व्यवस्था की गई और जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी जानने वाले जो मुंशी थी उसकी भी नियुक्ति हुई थी। मतलब कि टीपू सुल्तान ने कोचीन नाम है जगह का आउट ऑफ इंडिया का, जिसके राज्य के साथ इसने जो टीपू सुल्तान है उसने संधि की थी कि राज परिवार के लोग जो थे उनके हिंदुस्तानी सीखने की व्यवस्था भी की गई और जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी जानने वाले मुंशी की भी नियुक्ति हुई थी कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो जानते थे उनकी मुंशी की भी नियुक्ति हुई थी, ताकि जो राज परिवार हैं अगर हिंदुस्तानी लैंग्वेज को अपनाते हैं तो उनके लिए मुंशी रखा गया था, ताकि जैसे गाइडर जो होते हैं गाइड करते हैं चीज़ों को क्या है नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी नियुक्त की गई थी। उसके बाद मुगलकालीन भारत में दरबारी भाषा तो फारसी थी, लेकिन अकबर, जहांगीर और औरंगजेब आदि के शासनकाल में जनता के साथ संपर्क के लिए हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। उस टाइम पे जो मुगलकालीन जब टाइम था उसमें भारत में दरबारी भाषा तो यही फारसी होती थी, लेकिन उसके बाद अकबर, जहांगीर और औरंगजेब इन्होंने जब इनके शासनकाल था तब इन्होंने हिंदी का भी प्रयोग किया था। अब आता है प्रशासनिक हिंदी के प्रयोग के विविध क्षेत्र। मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रशासनिक हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जब देवनागरी लिपि लिखी गई थी तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद से केंद्र सरकार और क्षेत्र क और ख में स्थित राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले सरकारी कामकाज में मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। अंग्रेजी भाषा में सरकारी काम करने की परंपरा के अनुसार ही केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों में हिंदी प्रशासनिक कार्य की शुरुआत की गई थी। मतलब कि जब इन लोगों का शासन था, जितने भी मुगल थे सारे जिनका शासनकाल था, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का भी शासन था। अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग इसलिए किया जाता था भारत में क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज इसमें बोली जाती थी और प्रशासनिक कार्य जो होते थे, सरकारी जो कार्य होते थे, कामकाज वगैरह, वो इंग्लिश में किए जाते थे। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा आगे समय बीतता है तो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ी भाषा का अनुवाद किया जाने लगा हिंदी में, ताकि जो भारत के लोग हैं वो हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझे और जो सरकारी काम है उसको भी अच्छे से कर सकें। और इसी प्रक्रिया में सरकारी पत्र तथा फाइलों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल शुरू हुआ। कि इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, ये हिस्ट्री भी आ जाएगी थोड़ी सी और थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस भी आ जाती है कि सरकारी पत्र वगैरह जो हो गए, फाइलें वगैरह जो हो गई, वो हिंदी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया और इसका हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। बाद में कुछ आदेश, अनुदेश, रिपोर्ट, विज्ञप्तियाँ आदि भी हिंदी में जारी की गई थी। आदेश जारी किए गए थे जो हम नोटिस वगैरह देते हैं, अनुदेश वगैरह, रिपोर्ट वगैरह जो बनाते हैं वो हिंदी में भी इसमें जारी किया गया था। भारत में जब प्रशासनिक हिंदी की शुरुआत हुई थी तो उसने अंग्रेजी भाषा की ही वाक्य संरचना मतलब कि जो सेंटेंस वगैरह होता है और अभिव्यक्ति प्रणाली, अभिव्यक्ति मतलब कम्युनिकेशन जो होते हैं, और शैली का अनुकरण किया गया। और शैली मतलब कि स्किल्स वगैरह का अनुकरण किया गया। और क्योंकि पूरी फाइलिंग व्यवस्था हमें अंग्रेजी की शासन प्रणाली से विरासत में मिली थी, अतः उसी को आधार मानकर टिप्पणी एवं प्रारूप के लिए हिंदी भाषा के इस्तेमाल की बात सोची गई और इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनर होते हैं उनकी व्यवस्था भी की गई, जो हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से जानते थे वो दूसरों तक बात पहुंचाने के लिए, सरकारी कार्यों को काम करने के लिए, उसमें जो फाइलिंग वगैरह का काम है उसको अच्छे से करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। और जो कुछ सहायक साहित्य हैं उसका भी निर्माण किया गया। हेल्पर्स जो होते हैं, साहित्य मतलब ये जो हम चीज़ें लिखते हैं बुक्स वगैरह में, तो उसका भी, उसमें जो हेल्पर्स वगैरह होते हैं उसका भी उपयोग इसमें किया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन और कुछ निजी प्रकाशकों ने बड़े पैमाने पर साहित्य प्रकाशित किए थे और जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय था कि केंद्रीय हिंदी सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायक है।
और यद्यपि मतलब हालांकि इस पुस्तक में भी बहुत संशोधन एवं सुधार की अपेक्षा है, लेकिन ये सच है कि हजारों वाक्यांश, विविध प्रकार की जो टिप्पणियां हैं और प्रारूप है उस पुस्तक में शामिल किया गया है। इसमें कुछ पुस्तक वगैरह भी लिखी गई थी जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया था। इंग्लिश की जो लैंग्वेज उस टाइम पे ब्रिटिश शासन के दौरान जब इंग्लिश में जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, और हज़ारों वाक्यांश वगैरह जो सेंटेंस वगैरह है और टिप्पणियां हैं और प्रारूप हैं उस पुस्तक में भी शामिल किए गए थे। और इसी तरह परिषद में गजट, अधिसूचना, आवेदन, प्रारूप, सामान्य टिप्पणियां, प्रारूप, तारों के हिंदी प्रारूप जैसी अनेक पुस्तकें छपवाकर इसमें वितरित की गई थी कि अलग अलग जो हिंदी में अनुवाद करके इसका आवेदन, अधिसूचना वगैरह इस सब चीज़ों में इन पुस्तकों में भी लिखवाई थी। और इसके अतिरिक्त जीवन बीमा तथा साधारण बीमा के कार्यालयों में और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उपकरणों में अपने प्रशासनिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। इन अनुवाद की भाषा ऐसी थी अपेक्षाकृत सरल और समझने लायक है। और प्रशासनिक साहित्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे थे पत्र वगैरह, लेटर्स वगैरह, टिप्पणियां की जा रही थी, नोटिस वगैरह की जा रही थी, अनुवाद की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती थी इनकी। और प्रशासनिक तथा प्रक्रिया साहित्य है उसके अनुवादकों को अंग्रेजी के पाठ को हिंदी में अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुदित करना होता है। मतलब कि जो नोटिस वगैरह है इंग्लिश में होते थे, सब पत्र वगैरह, लेटर्स वगैरह इंग्लिश में होते थे, उसकी जो टिप्पणियां वगैरह, नोटिस वगैरह जो है उसको हिंदी में अनुवाद करने में भी टाइम लगता था। इसकी जो अनुवाद की प्रक्रिया वो एक जैसी नहीं होती थी, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक सोचकर इसका अनुवाद करना पड़ता था, क्योंकि इसका स्थायी महत्व होता है। तथा ऐसे साहित्य अर्ध संविधिक स्वयं स्वरूप के होते हैं। यदि आप किसी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद करते हैं, हिंदी में अनुदित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों, पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालयों आदि में भेजी जाती है, अतः सुपाठ्य और सहज संप्रेक्षणीय भाषा में अनुदित होनी चाहिए। ये जो सही लैंग्वेज में होनी चाहिए कि उसको अनुवाद करने पर वही एज इट इज़ कि जो हमें सूचनाएं वगैरह मिली हैं प्रशासनिक कार्य में जो काम होते हैं वो सही तरीके से हो, क्योंकि इंग्लिश में जिस चीज़ लैंग्वेज में लिखी जाते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तभी तो पता लगेगा कि क्या काम हुआ है, रिपोर्टिंग वगैरह हुई है, या कोई भी जो सूचनाएं वगैरह हैं अपने पास एकत्रित करने के लिए हिंदी में अनुवाद करना भी ज़रूरी होता है सही प्रकार से। इस तरह राजभाषा हिंदी अथवा कार्यालय हिंदी के स्वरूप निर्माण में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। हिंदी या कार्यालय हिंदी के स्वरूप निर्माण में भी ये जो अनुवाद है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन कामों के लिए पहले अंग्रेजी का प्रयोग होता था उनके लिए हिंदी का प्रयोग शुरू करने पर सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी वह थी परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी शब्द होते हैं उसको एक्सप्लेन करना, मतलब कि सबसे पहले वर्ड्स को ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज को नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स को मतलब इंग्लिश में जो वर्ड्स थे, छोटे मोटे जो वर्ड्स होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सबसे पहले ज़रूरत ये पड़ी थी। उसी के अकॉर्डिंग ही जो सेंटेंस वगैरह थे वो बनाए गए थे। अंग्रेज़ों के परिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित किए गए थे और फिर उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए कार्यविधि साहित्य का अनुवाद हुआ था। जो इंग्लिश में जो वर्ड्स वगैरह थे उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद ही उसका सेंटेंस बनाया गया और उसके बाद ही उसका अनुवाद किया गया। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सरकारी कामकाज की जो हिंदी का विकास था वो अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ था, स्वतंत्र भाषा के रूप में नहीं। जो सरकारी कामकाज है वो हिंदी का विकास अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ था। हिंदी का विकास जो हुआ था वो अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ था, और बल्कि ना कि जो स्वतंत्र भाषा है उसके रूप में। इसके शब्द भंडार जो हैं, जो डिक्शनरी जिसे बोला जाता है, व्याकरण रूप और वाक्य विन्यास वगैरह सभी पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ता है और ये सामान्य व्यवहार की भाषा से कई भिन्न दिखाई देते हैं। सरकारी हिंदी जनमानने के बीच से विकसित होकर कुछ कार्यालयों में बैठे अनुवादकों द्वारा विकसित हुई थी। जो सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग करने के लिए वहाँ पे जो काम करते थे कार्यालय में, वो उनके अनुवादकों द्वारा ये विकसित हुई थी। और ये आरोप सार्थक होते हुए भी पूर्णतः सही नहीं है। इसका कारण यह है कि राजभाषा बनने से पहले हिंदी का जो प्रयोग है अन्य क्षेत्रों में व्यापक पर्याप्त रूप से होता रहा था और इन क्षेत्रों में भाषा का महत्व भी
विकसित हुआ था, लेकिन प्रशासन में हिंदी का व्यापक प्रयोग नहीं हुआ था। जो प्रशासन है वो हिंदी का व्यापक प्रयोग नहीं हुआ था उसमें। अंग्रेजी से पहले मुगल शासकों को राजभाषा फारसी रही थी। राजभाषा, जो मुगलों की राजभाषा थी वो पहले फारसी थी, उसके बाद इंग्लिश इन्वॉल्व हुई थी इसमें, और इंग्लिश के इन्वॉल्व होने के बाद में हिंदी का प्रयोग किया गया था। इसलिए जब हिंदी राजभाषा बनी तो इसे अपना नया मुहावरा विकसित करना था, जो इस प्रयुक्ति क्षेत्र की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करता है। प्रयुक्ति क्षेत्र जो है उसकी ज़रूरतों को ये पूरा करता है। उसको मुहावरे जो थे उसको दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करना, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि क्या इम्पोर्टेंस है सरकारी क्षेत्रों में और साहित्य उसमें प्रशासनिक कार्यों में काम करने के लिए जो हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है वो बताइए इसमें। अब आता है बैंकों में हिंदी का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी। राष्ट्रीयकरण से पहले, मतलब हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था उससे पहले और उसके बाद बैंकों का स्वरूप बताना है, और उसमें जो हिंदी का उपयोग है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी वो बताना है। 19 जुलाई 1969 में ये बताया गया था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकिंग सेवा क्षेत्र का स्वरूप अत्यंत सीमित था। मतलब कि जो सेवा क्षेत्र था बैंक का वो बिल्कुल सीमित था। उस टाइम पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी बैंकों में। बैंकों उनकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस जो है, उनकी संख्या बहुत ही मामूली सी थी, बहुत कम थी। अब तो देखा गया कि SBI के बैंक्स की कितनी सारी ब्रांचेज हैं, जगह जगह देखने को मिलता है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं सरकारी केंद्रों में जिनके ब्रांचेस वगैरह भी हैं, लेकिन पहले बहुत इनकी जो संख्या थी वो बहुत सीमित थी। उनका ग्राहक वर्ग अत्यंत सीमित था और वह आम आदमी की पहुंच से परे थे। आम आदमी जो इसमें बैंक वगैरह ओपन अकाउंट वगैरह नहीं खोल पाते थे, और उनके कार्य क्षेत्र में कुछ गिने चुने कार्य ही आते थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात उनका स्वरूप लगभग आमूल बदल गया था। आमूल राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उसके बाद बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बाद जो इसका स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गया था। उनकी शाखाएं जो थी वो बढ़ गई तेज़ी से, उनके ग्राहक वर्ग में अभूतपूर्व विस्तार हुआ था। जो बैंकों में खाता खुलवाने के लिए जो ग्राहक वगैरह थे वो भी बढ़ने लगे थे, और आदमी के जो पहुंच है उसके भीतर भी आ गए थे। उनके द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं थी उसका दायरा बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ गया था। और कहने का अभिप्राय यही है कि जो सेवा सुविधा तब तक समाज के केवल एक सीमित वर्ग को उपलब्ध थी, वह जन जन को उपलब्ध हो गई थी। जो सेवा सुविधा जो मिलती थी बैंकों द्वारा वो काफ़ी लोगों को अब मिलने लगी थी, बहुत सारे लोगों को इसमें मिलने लगी थी। कहने की आवश्यकता है नहीं कि जैसे जैसे ग्राहक वर्ग और शाखाओं की संख्या में विस्तार होता गया वैसे वैसे बैंकों की जो जिम्मेदारियां थी और ग्राहकों की जो अपेक्षाएं मतलब ग्राहकों की जो मतलब विशेष थी, जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं मतलब कि उम्मीदें थी वो भी बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप बैंकों के लिए जो अपनी कार्य प्रणाली थी, अपनी स्वरूप थी और कार्यकलाप मतलब जो वो काम करते थे, और अपनी मानसिकता को आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना आवश्यक हो गया था। जो इसके परिणाम, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं बढ़ने लगी थी राष्ट्रीयकरण होने के बाद, बैंकों की जो जिम्मेदारियां थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जो शाखाएं वगैरह है उसमें वृद्धि हुई थी, ग्राहक वर्ग में वृद्धि हो गई थी, तो इसकी वजह से ग्राहकों की जो अपेक्षाएं थी वो बढ़ने लगी थी। इसकी परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि बैंकों की जो आम आदमी की अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप ढालना आवश्यक हो गया था। इनके काम वगैरह जो है वो आवश्यक हो गए थे, और यहीं से बैंकिंग उद्योग के कार्यकलाप में अनेक कार्यों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब आती है हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता क्या पड़ गई थी, कि इन्हीं में से एक था बैंकिंग के कामकाज में आम आदमी की भाषा मोटे रूप में हिंदी का प्रवेश और प्रयोग। हिंदी लैंग्वेज में लोगों तक बात पहुंचाने के लिए जो बैंक में काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो आम लोगों से बात करने के लिए हिंदी का प्रयोग ज़रूरी हो गया था उनके लिए। और इस समय तक बैंकों का जो समस्त कामकाज है वो अंग्रेज़ी में होता था। इससे पहले ऐसा हुआ था, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, इससे पहले उस बैंकों का सारा काम अंग्रेजी में हुआ करता था, और इसकी जो सुदीर्घ व सुदृढ़ परंपरा बन चुकी थी। एक प्रकार से ये उस टाइम पे परंपरा बन गई थी, और कर्मचारियों का अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी में काम कर सकने की उनकी योग्यता हो, इस परंपरा के बल पर वह शीघ्र ही अंग्रेजी में काम करने के लिए स्थिति कमोबेश यही थी। मतलब कि कर्मचारियों का अंग्रेजी ज्ञान वगैरह और अंग्रेजी में जो काम कर सकने वाली जो उनकी योग्यता थी वो ही उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। जब कर्मचारियों को जब इंग्लिश आती थी वो ही कर्मचारी उस बैंकों में काम किया करते थे।
ऐसी स्थिति में भाषा का स्तर, कर्मचारी और ग्राहकों का काम बेखूबी चल जाता था। मतलब कभी कभी मतलब ये होता था, कुछ स्तर तक ये चल जाता था कर्मचारियों का आम आदमियों के साथ कन्वर्सेशन करना, लेकिन ऐसा हुआ था उसके बाद जैसे जैसे लोग आम आदमी इनसे जुड़ने लगे, बैंकों की सुविधाएं जो थी वो प्राप्त करने लगे, तो इसकी वजह से इसमें हिंदी का उपयोग करना, जो राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी, उसका उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और ग्राहकों के संबंध में भी स्थिति कमोबेश यही थी। कमोबेश मतलब कि स्थिति यही थी, कि मतलब कि ग्राहकों के संबंध में भी जो स्थिति थी वो यही थी। और ऐसी स्थिति में भाषा का स्तर चाहे जो भी रहा हो, अंग्रेज़ी से बैंकों, कर्मचारियों और ग्राहकों का काम जो है वो बेखूबी चल जाता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद ऐसा हुआ था कि जो बैंकों के लिए ग्राहक वर्ग थे वो एक बड़े समुदाय के साथ अंग्रेजी के माध्यम से तादाद में स्थापित करना संभव नहीं था। तादाद में मतलब इनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित करना संभव नहीं था। इसके साथ ही जो संविधिक अपेक्षाएं थी, संविधिक अपेक्षाएं, सरकारी नीतियां वगैरह जो थी, आदेशों के अनुसार ही हिंदी का प्रयोग था वो इम्पोर्टेंट हो गया था। और इस इच्छा से अनिच्छा से इनके लिए हर काम में ना सही कम से कम जनता से सीधा संबंध रखने वाले कार्यों में तो जनता की भाषा का प्रयोग करना अपरिहार्य हो गया था। मतलब कि जो बैंकों में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था आम लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज है वो समझ सकें, उनके साथ अच्छे से बिहेवियर रख सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अन्य कामों के लिए तो नहीं, जैसे फाइलिंग वगैरह काम हो गया, जो लेटर्स वगैरह लिखवाए जाते हैं वो इंग्लिश में लिखवाए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी किए जाते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, मगर लोकल लैंग्वेज का यूज़ जो है मतलब कि जो हिंदी का यूज़ है वो जनता से सही प्रकार से बात करने के लिए, उनसे अच्छा नेचर रखने के लिए तो हिंदी का उपयोग करना ज़रूरी हो गया था। और इसका यह परिणाम भी हुआ था कि अनेक स्तरों पर बैंक कर्मचारियों को अंग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी में काम करने में भी सुविधा लगने लगी थी। उसके बाद आता है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और इसके जो 7 सहायक बैंक है उसमें कामकाज में हिंदी का प्रयोग स्टार्ट होने लग गया था। 1980 के जब राष्ट्रीयकृत 6 अन्य बैंक भी थे, सरकार की राजभाषा नीति की जो परिनिधि में आ गए थे। राजभाषा जो थी हिंदी, उसका भी उपयोग किया जाने लगा था। पहले तो जनता में बैंकों की पहचान स्थापित करने की दृष्टि से उनके नामों को साइन बोर्डों में, रबड़ की मोहरों में और पत्र शीर्षों पर प्रचार सामग्री में हिंदी के और नीति तथा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के भी प्रयोग की व्यवस्था की गई थी। फिर धीरे धीरे पत्राचार आदि में भी हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया गया था। पहले तो ऐसा होता था कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज उनकी, क्योंकि देखा गया है कि देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं थी वो अपनी लैंग्वेज में बोला करते थे। लेकिन धीरे धीरे हर स्टेट में, पूरे देश में हिंदी का उपयोग किया जाने लगा था। तो हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या थी प्रशासनिक कार्यों में, मैंने ये बता दिया। इसमें विधि अनुवाद का एक टॉपिक है जो मैं वो कवर नहीं करवा रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो विधि अनुवाद का। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट के बच्चों में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो सॉल्व के स्टूडेंट्स में ऑप्शनल आएगा भी, तो मैंने ये पूरा कवर करवा दिया है 4 टॉपिक, जिसमें जनसंचार के बारे में बता दिया, प्रशासनिक अनुवाद के बारे में बता दिया और हिंदी का उपयोग बैंक में हिंदी का उपयोग क्या करवा दिया। ठीक है ना। और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है बैंकों में हिंदी का उपयोग के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि बैंकों में जो हिंदी का उपयोग किया जाता है क्या क्या समस्याएं आती है बैंकों में, क्योंकि स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी बैंकों में, लेकिन धीरे धीरे चलकर हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा उसमें। और उसमें जो लोकल लैंग्वेज है उनको भी समझने में काफ़ी कठिनाई आई थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत कम लोग शिक्षित थे इस चीज़ को कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे बात करें किसी से, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कैरी करने होते हैं वो कैसे करें, और जो इनके साथ जो संबंध था वो स्थापित करने में भी बहुत कठिनाई आई थी। तो ये पूरा टॉपिक इसमें कवर करना है। मैंने 3 टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए जो इम्पोर्टेंट थे। चौथा टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, और ये पूरा 4 टॉपिक जो है 4 यूनिट मैंने कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।